तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 3। ठीक है। और भाग 3 में हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट को। भाग 3 में हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट को, जिसका प्रावधान किया गया था, मैंने आपको बताया था 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। जो एक्चुअल में स्टार्ट होता है वो होता है 14 से लेकर 18 तक आपने देखा था, राइट टू इक्वालिटी के साथ, राइट टू इक्वालिटी। इसके बाद हमें जो जानना है सेकंड नंबर पे, पहला हमने बात कर लिया था, 2 नंबर पे जो आता है वो आता है राइट टू फ्रीडम, जिसका प्रावधान है आर्टिकल 19 से 22 तक। क्योंकि आर्टिकल 19 से 22 जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमारे आज़ादी के बारे में बात किया गया है। आज़ादी का मतलब क्या? आपके विचारों की आज़ादी, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब एक भारत के नागरिक होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आज़ादी दी गई है, ये सारा प्रावधान जो है वो आपको दिया गया है किसमें? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। कुल जो फ्रीडम की अगर हम बात करें, तो कुल जो नंबर ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें तो वो 7 है। ठीक है। 7 को जो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। डिफरेंट कैटेगरी का मतलब क्या है कि है 19 ही। 19 में जो है बहुत सारे सब क्लॉज हैं, 1 से लेके कुछ 6-7 के आसपास क्लोज हैं, तो सारे क्लोज को भी देखेंगे हम, कोई चीज़ कुछ छूटेगा नहीं। उसके बाद क्या है? आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रह के वीडियो जो है देखिए या फिर लेक्चर सुनिए। तो आर्टिकल 19 से 22, तो आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा आर्टिकल 19 से 22। तो आइए समझते हैं आर्टिकल 19 में। तो आर्टिकल 19 में मैंने बताया कि बहुत सारे सब क्लॉज हैं। तो पहला जो आर्टिकल आता है आर्टिकल 19 का 1 बोला जाता है इसको। हिंदी में आप समझेंगे तो आर्टिकल 19 का 1 बोला जाएगा। और इसमें जो प्रोविजन दिए गए हैं वो दिया गया है राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच का मतलब होता है विचार। स्पीच यहाँ पे किस चीज को डिनोट करता है? विचार, या फिर ऐसे बोलिए बोलने की आजादी। ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की मतलब आपको कुछ अगर किसी पे आपको टिप्पणी करना है, यानी किसी पे अपने विचार रखने हैं, तो आप उसके लिए बिल्कुल ही स्वतंत्र हैं, यानी वाक्य की आजादी आपको है। लेकिन हाँ, इसमें कुछ कंडीशन लगाए गए हैं कि आपको बोलने की आजादी दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के प्रति कुछ भी बोल दें। आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे भारत देश की गरिमा का या फिर अखंडता का या फिर भारत देश के खिलाफ कुछ भी आप नारेबाजी नहीं कर सकते, या फिर उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। क्योंकि अखंड भारत में जो है आपको बोलने की आजादी दी गई है, तो ऐसा नहीं कि आप भारत के खिलाफ ही बोलने लगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाया जा सकता है। आप देशद्रोही साबित किए जाएंगे अगर आप देश के खिलाफ कुछ भी करते हैं, देश के खिलाफ कोई नारेबाजी करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं तो। ठीक है। देश के खिलाफ मतलब कुछ भी ऐसा बात करते हैं, यानी आपको आजादी दी गई है, लेकिन देश के प्रति कुछ भी आप ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे जो है भारत की गरिमा को जो है नुकसान पहुंचे। उसके बाद ये है कि अगर आपको बोलने की आजादी दी गई, तो आप किसी को अपशब्द नहीं बोल सकते। अपशब्द नहीं बोल सकते, या फिर आप किसी को गाली नहीं दे सकते। ठीक है। आप किसी को गाली नहीं दे सकते। आप किसी व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं बोल सकते जिससे उसके मान सम्मान को जो है ठेस पहुंचे। तो अगर उसके साथ अगर मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो फिर आपके खिलाफ वो मानहानि का केस दायर कर सकता है। तो आप बिल्कुल इस चीज के लिए आप सतर्क रहेंगे कि आपको बोलने की आजादी है भारत देश में आर्टिकल 19(1) के तहत, लेकिन आप किसी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते जिससे किसी की मान सम्मान या फिर देश की गरिमा को जो है आहत पहुंचे। ठीक है। अपने स्पीच के बारे में समझा। अब है इसमें एक्सप्रेशन, यानी अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति का मतलब होता है ये जो अपना किसी के प्रति अपना जो है एक संवेदना प्रकट कर सके। जैसे भारत के प्रति आपको संवेदना प्रकट करना है, यानी भारत के प्रति आपको जो है राष्ट्रवाद प्रकट करना है, तो आपको आजादी दी जाती है कि आप झंडा फहरा सकते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल लेके समझेंगे। तो चूंकि आर्टिकल 19(a) के तहत स्पीच और एक्सप्रेशन है, तो इस स्पीच और एक्सप्रेशन में बहुत सारे जो है आपको फ्रीडम दिए गए हैं। तो आइए उस चीज को हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से आपको फ्रीडम दिए गए हैं। तो याद रखेंगे इसी आर्टिकल 1(a) के तहत जो शामिल किया गया है वो शामिल किया गया है प्रेस की आजादी को। यानी प्रेस की आजादी को क्यों शामिल किया गया है? क्योंकि प्रेस के पास आवाज यानी बोलने की शक्ति भी होती है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होती है। या उसके बाद इसी में शामिल किया गया है आपके पास आरटीआई यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन को, यानी सूचना के अधिकार को। यानी आप किसी के अगर आप हैं तो स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं या फिर कोई सूचना लेना चाहते हैं, तो आप जो है आरटीआई लगा के जो है उसकी सूचना पा सकते हैं। उसके बाद इसी में रखा गया है आपको फ्रीडम टू नो, यानी जानने की आजादी। इसी में शब्द रखा गया है जानने की आजादी। जैसे इसको कैसे समझेंगे? अगर मान के चलिए कि आपको कोई शोध करना है या फिर आपको कोई रिसर्च करना है, तो रिसर्च करने का मतलब क्या है कि आप जानने की इच्छा रखते हैं। तो इसी जानने की इच्छा को जो है एक्सप्रेशन को, या फिर जो एक्सप्रेशन है अभिव्यक्ति है, उसको ही जानने के लिए जो है आपको एक और फ्रीडम दिया गया है, जिसे बोला जाता है राइट टू नो, यानी जानने की आजादी। इसी में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी एक और आजादी आपको दी गई है, जिसको बोला जाता है फ्रीडम टू केप्ट साइलेंट, यानी शांत रहने की आजादी। यानी शांत रहने की आजादी मतलब आप घर में शांत रह सकते हैं, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। ठीक है। आप घर में शांत रह सकते हैं। अगर कोई बोल रहा है, तो अगर आपको उसके बोलने के कारण आपकी मतलब आपको अशांति होती है, यानी लाउड स्पीकर पर कुछ कोई बजा रहा है, तो ये सब जो है आपको शांत रहने की आजादी दिया जा रहा है किसके तहत? आर्टिकल 19(1) के तहत। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट इसी में आप याद रखेंगे। इसी में आपको दिया जाता है एक और आजादी, जिसको बोला जाता है फ्लैग होस्टिंग। फ्लैग होस्टिंग यानी झंडा फहराने की भी आजादी आपको दी जाती है इसी के तहत। तो ये था आर्टिकल 19(1), क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, तो आप याद रखेंगे। हमेशा क्वेश्चन टारगेट करता है कि प्रेस की आजादी की जो आजादी है वो आर्टिकल कितने में निहित किया गया था? आर्टिकल 19(1) में निहित किया गया है। आरटीआई इसी में शामिल है, फ्रीडम ऑफ नो इसी में शामिल है, फ्लैग होस्टिंग इसी में शामिल है, और कैप्ट टू द साइलेंट यानी शांत रहने की आजादी भी इसी में शामिल किया गया है। दूसरा देखेंगे, दूसरा जो आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल को हम बोलते हैं इसी 19 का दूसरा आर्टिकल है। ठीक है। इसी का जो है दूसरा आर्टिकल है, यानी 19 का 2।
इसमें इंग्लिश में 19 का बी बोल सकते हैं और हिंदी में इसको 19 का दो बोलेंगे। इसमें क्या है, इसमें दिया गया है टू फ्रीडम टू कंडक्ट ए कॉन्फ्रेंस ए मीटिंग पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी आपको जो है अस्त्र शस्त्र बिना रहित कोई भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी आपको आजादी दी गई है। यानी बिना शस्त्र के आप कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, कोई भी असेंबली लगा सकते हैं, इसमें आपको पूरी जो है आपको आजादी दी गई है। लेकिन हाँ, अस्त्र शस्त्र के साथ जो है अगर आप कोई भी असेंबली करते हैं, अगर आप उसमें पकड़े जाते हैं तो वो आप जो है उसके आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 2 के तहत 19(2) के तहत आपको दिए गए हैं, मतलब अस्त्र शस्त्र रहित ऐसे बोल सकते हैं। अस्त्र शस्त्र रहित एवं शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की आजादी, सम्मेलन करने की आजादी। तो ये है आर्टिकल 19(2) में आपको दिया गया है। इसी में अगला जो है आर्टिकल 19(3) है। अभी हम आर्टिकल 19 ही पढ़ रहे हैं, तो आर्टिकल 19 में बहुत सारे प्रोविडेंस ऑफ क्लोज दिए गए हैं। तो आर्टिकल 19 के जो 3 है, तो आर्टिकल 19 का जो 3 क्या कहता है, आर्टिकल 19 का 3 कहता है कि आपको जो है आपके पास ये आजादी है कि आप जो है यूनियन बना सकते हैं। यूनियन का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सी फैक्ट्री में जो यूनियन होते हैं, मजदूर यूनियन, लेबर यूनियन, ठीक है, हाँ, हिंदू सभा, मुस्लिम सभा, यानी जो भी है, संघ है, आरएसएस है, ये एक तरह का यूनियन है। तो आपको जो है 19(3) के तहत जो आपको आजादी दी गई है कि आप जो है भारत में रहकर कोई भी संघ का निर्माण कर सकते हैं, संघ बनाने की आपको आजादी दी गई है। और आर्टिकल 19(4) में आपको क्या बताया गया है, आर्टिकल 19(4) के तहत आपको प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 19 क्या है, आर्टिकल 19(4) के तहत आपको ये प्रावधान किए गए हैं कि आप जो है फ्रीडम टू रोम, ठीक है, फ्रीडम टू रोम एनीवेयर इन इंडिया, यानी इसको हिंदी में बोले तो भारत में कहीं भी घूमने और विचरण करने की आपको आज़ादी दी गई है। अगर भारत में आप कहीं भी घूमना चाहते हैं तो आपके लिए इसको आज़ादी दी गई है। अगर आपको कहीं घूमना है तो आज़ादी दी गई है, लेकिन सम केसेस में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो स्टेट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड किए गए हैं, आप वहाँ नहीं घूम सकते बिना परमिशन के। तो कुछ एरिया में आपको घूमने की आज़ादी, लेकिन जहाँ पे स्टेट की सिक्योरिटी की बात आ जाती है, मैंने आपको बताया था स्टेट क्या किसको बोला जाएगा, स्टेट का जो डिफिनेशन है वो मैंने आपको आर्टिकल 12 में समझाया था कि वो किसे बोला जाएगा। तो इस आर्टिकल 12 के तहत अगर स्टेट की सिक्योरिटी का कोई भी अगर पर्पस है, सिक्योरिटी से संबंधित है, तो उस एरिया में आपको घूमने से मना किया जा सकता है और इससे जो है आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। इससे जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, आपको घूमने फिरने की आजादी है, लेकिन उस एरिया में नहीं है जहाँ पे स्टेट सिक्योरिटी के चलते उस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड किया गया हो, या फिर उस एरिया के चलते आपके प्राण जाने के, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ टाइगर रिजर्व है, मान लीजिए कि ओपन टाइगर घूम रहा है, अगर आप उस एरिया में घूमने जा रहे हैं बिना सिक्योरिटी के, यानी बिना कुछ सिक्योरिटी से, तो आपको जो है आपके प्राण को खतरा हो सकता है। तो आपको पता है कि प्राण की रक्षा करना, यानी राइट टू लाइफ जो है वो भी आपकी एक मूलभूत अधिकार है, यानी जीवित रहने का अधिकार भी आपको है, राइट टू लाइफ का। तो इसके तहत जो है आपको वहां जाने से प्रतिबंधित किया जा सकता है, वहां जाने से आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यह है आर्टिकल 19 का 4। अगला आर्टिकल देखेंगे, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 19 का 5। आर्टिकल 19 का 5 क्या कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको ये आज़ादी है कि आप भारत राज्य के, यानी भारत देश के किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में आप जाके वहाँ रह सकते हैं और वहाँ जो है आप सेटल हो सकते हैं, यानी आप निवास कर सकते हैं, यानी वहाँ के आप रेसिडेंस हो सकते हैं, वहाँ के आप रेसिडेंस हो सकते हैं। देखिए, रेसिडेंस में और परमानेंट में फ़र्क है। ये आपको रेसिडेंस होने की बात कर रहा है, यानी अगर आप मान लीजिए चलिए अगर आप दिल्ली के हैं, अगर आपको उत्तराखंड जाना है, अगर वहाँ उत्तराखंड आप रहना चाहते हैं तो आप बेझिझक रह सकते हैं, क्योंकि ये आपका मूलभूत अधिकार है, ये आपका मूलभूत अधिकार है। लेकिन हाँ, जो आपका अधिवास कहा जाएगा, यानी जो आपका जन्म स्थान कहा जाएगा, यानी जहाँ के आप स्टेट की जो अगर बोला जाए कि रिजर्वेशन वाले एरिया की अगर हम बात करें, कि जब तक आप यहाँ के प्रॉपर रेसिडेंस नहीं बन जाते, यानी रेसिडेंस का मतलब ये है कि एक तो होता है टेम्पोररी रेसिडेंस और एक होता है परमानेंट रेसिडेंस। तो जो टेम्पोररी रेसिडेंस वाला जो केस होता है वो आपका होता है रेसिड का, ठीक है, और जो परमानेंट होता है ये होता है आपका सेटल का। सेटल का मतलब है कि आपका घर बार, ठीक है, जमीन जायदाद, वहाँ के सब्जी सब कुछ जो है वो ऑन पेपर मतलब कागजी तौर पे आपके आपके होने चाहिए, यानी जहां आप रहते हैं तो वो आपका कहलाएगा कि आप वहां पे सेटल हो चुके हैं, ठीक है, आप वहां पे सेटल हो चुके हैं, यानी यहाँ का वहाँ वहीं उसी एड्रेस का आपके पास आधार, पैन, वहीं का जो है आपके पास राशन कार्ड वगैरह उसी स्टेट का हो गया हो, तो आप उस स्टेट में जाके सेटल हो गए हैं। लेकिन आप रेसिडेंस हो सकते हैं किसी भी भारत के टेरिटरी में जाके, ठीक है। तो आशा करते हैं आप ये समझ गए आर्टिकल 19 का 5। आर्टिकल 19 का 5, आइए समझते हैं आर्टिकल 19 का 6 क्या कहता है आपको। सपोज ये आर्टिकल 19 का जो 6 है ना वो 5 से संबंधित है। कोई व्यक्ति कहीं जाके क्यों रेसिडेंस होगा, रेसिडेंस होने का पर्पस या तो उसके फैमिली वाले वहां हो, या फिर वो उसका कोई बिजनेस हो, कोई बिजनेस पर्पस के लिए गया हो, या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है, या फिर वो उसको वो जगह अच्छी लगी है तो वहां पे वो क्या करे,
परचेज करके जो है वो जगह की परचेजिंग करके, यानी कुछ लैंड को खरीद के वहाँ रहना चाहे, ब्यूटी ऑफ नेचर को ध्यान में रखते हुए, ये हो सकता है। लेकिन ये सब आज़ादी आपको दिया गया है। लेकिन बिज़नेस में जो है प्रॉफ़िट भी है, बहुत कुछ है, बिज़नेस में रिस्क भी है। उससे क्या है कि आप किस तरह का बिज़नेस करते हैं, उससे समाज पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए जो है आपको आर्टिकल 19 से 6 के तहत प्रावधान कर दिए गए हैं कि अब भारत के में कहीं भी व्यापार करने की आपको आज़ादी है। लेकिन सरकार चाहे तो आपके व्यवसाय को पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से जो है वो अपने हाथ में ले सकती है, अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो। जैसे आपने प्राइवेटाइजेशन और जो है आप सुना होगा ना कि सरकार जो है कुछ चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है तो कुछ चीज़ों को गवर्नमेंट बना रही है। तो सरकार के पास ये अधिकार है कि अगर आपका बिज़नेस चाहे तो सरकार आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जो है अपने कब्जे में ले सकती है। लेकिन आपको बिज़नेस करने की आज़ादी है, लेकिन सरकार का इस पे नियंत्रण भी रहेगा। ठीक है? तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, इस नियंत्रण को कौन क्लासिफ़ाई करेगा, तो इसको रखा गया है कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट जो है इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि कौन सी कंपनी जो है उसके लिए क्या प्रोसीजर है, कहाँ पे उस कंपनी को स्टेबलाइज़ किया जा सकता है, कहाँ पे नहीं किया जा सकता, उसके लिए लाइसेंस की क्या सुविधा है और उस किस स्टेट में उसको प्रतिबंधित है। जैसे अब बिहार में लिकर बंद है, यानी शराब बंद है, गुजरात में शराब बंद है, तो आप गुजरात में शराब की फैक्ट्री तो नहीं लगा सकते। तो यही जो है प्रोविज़न है, लेकिन आपके पास जो है व्यवसाय करने की आज़ादी है। तो आप बिल्कुल इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें कि आपके पास व्यवसाय करने की आज़ादी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल ये 15 में जो है रेसिडेंस का दिया जाता है, और जो आर्टिकल 19(6) के तहत जो आपको बिज़नेस करने की आज़ादी दी गई है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे, आपने देखा कि आर्टिकल 19 में जो है हमें सबसे ज़्यादा जो है फ्रीडम मिला हुआ है। हमसे हमारे पास सबसे ज़्यादा फ्रीडम है। तो जब कभी भी इमरजेंसी लगेगा देश में, तो सबसे पहले जो निरस्त होने वाला आर्टिकल है वो है 19। तो याद रखो, क्वेश्चन पूछा जाए कि इमरजेंसी के केस में सबसे पहले किस आर्टिकल को निरस्त किया जाएगा फंडामेंटल राइट के, तो याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 19 के। ठीक है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आज़ादी आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको आर्टिकल 19 यानी राइट टू फ्रीडम समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 20 को। ठीक है? आर्टिकल 20 को, तो देखिए आर्टिकल 20, तो हमारा अगला टॉपिक है आर्टिकल 20 यानी प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू द कन्विक्शन ऑफ फॉर द ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है कोई अपराध आपने किया हो, लेकिन आपको कुछ अपराध आपने किया है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको प्रोटेक्शन यानी अपराधों में सिद्धि के संदर्भ में कुछ सुरक्षा आपको दिया गया है। यानी जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं होगा तब तक जो है आपको दोषी नहीं माना जाएगा। ठीक है? तब तक जो है आपको दोषी नहीं माना जाएगा। दूसरा, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं कि एक अपराध के लिए आपको एक ही सजा दी जाएगी। इसमें क्या प्रावधान है? एक अपराध के लिए जो है एक सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है इसमें कि अगर आप ऑफेंस आपने किया है, यानी कोई अपराध आपने किया है, लेकिन इस अपराध को आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी आपने ये अपराध किया है, आप खुद कबूल कर लो, यानी सेल्फ कबूल कर लो, जबकि अगला कह रहा है कि नहीं मैंने ये अपराध नहीं किया है, तो आप उसको जो है उसको अपराधी, जब तक वो तो दोषी कब माना जाएगा जब जज इस चीज का फैसला सुनाएगा, लेकिन उससे पहले वो निर्दोष है। हाँ, एक अपराध के लिए एक ही सजा उसको दी जाएगी, और वो कौन देगा? वो देगा आपको कोर्ट। कोर्ट से आपको वो सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं कि पुलिस वाले ने अरेस्ट किया तो वो भी सजा दे सकते हैं, वो कोर्ट का काम है। लेकिन कोर्ट का काम है कि ऑफेंस अगर हुआ है तो अपराधी को गिरफ्तार करना। लेकिन जो विक्टिम है, दो चीज याद रखेंगे, जो विक्टिम है वो विक्टिम को आप ये नहीं कह सकते कि ये अपराध तुमने खुद किया है, इस चीज का कबूलनामा जो है तुम खुद ही करोगे, कहाँ पे? कोर्ट में। तो आप इसके लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ प्रोटेक्शन दिया गया है, कुछ जो है प्रोटेक्शन दिया गया है ऑफेंस के क्षेत्र में। और ये जरूरी भी है, अगर मैंने ये अपराध कभी नहीं किया है, अगर पुलिस शक के बिना पे मुझे अरेस्ट करके ले गई है, एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर मुझे शक के बिना पे अगर पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, तो मुझे अपने अपराध को, जो मैंने जो अपराध किया नहीं है, उसे कबूल करने का अधिकार मुझे कोई फोर्स करके नहीं करवा सकता कि तुम कर ही लो इसको, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 20 के तहत ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है कि हम ये अपना कबूल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोर्ट खुद रिमांड पे भेजती है, याद रखेंगे, कोर्ट अगर खुद रिमांड पे भेजती है तब आपसे कबूल करवाया जा सकता है, या फिर उससे प्रति जो है आपको आपसे इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। ठीक है? इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है? तो याद, हाँ, कोर्ट अगर रिमांड पे भेजती है तब, उससे पहले आप कुछ नहीं किया। उसके बाद अगला याद रखेंगे, अगला आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ का मतलब होता है जीवन। जीवन जीने के लिए बहुत बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, भोजन, खाना, पानी, रहना, सोना। पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है अभिव्यक्ति, यानी अगर ऐसा मैं बोलूं कि ये आपको बोले लाइफ का मतलब प्राण, और पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है देहिक, यानी इसमें है कि प्राण और देहिक जो स्वतंत्रता है उसका संरक्षण करेगा, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इन दोनों का प्रोटेक्शन कौन करेगा? स्टेट करेगा। याद रखेंगे, स्टेट मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार का जो संरक्षण कौन करेगा? वो स्टेट करेगा। तो स्टेट को दिया गया है। इसी में आप याद रखेंगे, इसका जो प्रावधान है, यानी प्राण की आपको जीवित रहने का अधिकार है, दैहिक स्वतंत्रता की आजादी है। ठीक है? यानी आप मानव तस्करी नहीं, जैसे होता है ना मानव तस्करी वगैरह, तो उसमें आपको दैहिक स्वतंत्रता समझना था ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है आपको ये आजादी दी गई है। तो इसमें याद रखेंगे, इसमें दो चार इंपॉर्टेंट और भी शामिल किए गए हैं। इसी में आप याद रखेंगे
इसी में आपको शामिल किया जाता है राइट टू प्राइवेसी को, राइट टू प्राइवेसी को यानी निजता के अधिकार को। ये पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट करके संविधान में 2002 में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और भी प्रावधान किए हैं, जो आप सुना होगा कि रामदेव का जो केस हुआ था दिल्ली में, रात को पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एज पर आर्टिकल 21 द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो है संविधान में इसका मूल रूप से लिखित है, क्योंकि लाइफ का जो है सोना एक पार्ट है, यानी अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, अगर आप उस टाइम उसे परेशान कर रहे हैं तो उसका एक अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू स्लीपिंग यानी सोने का अधिकार भी जो है किसमें शामिल किया जाता है, आर्टिकल 21 में। तो याद रखेंगे सोने का अधिकार भी किस में शामिल है, आर्टिकल 21 में। उसका एक तरह से केस है कि जो अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार, क्योंकि वो लाइफ से संबंधित है, जीवन साथी चुनने का अधिकार लाइफ से संबंधित है, इसलिए कोर्ट का कहना था 2005 में कि किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती उसका लाइफ संगनी यानी लाइफ पार्टनर चुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि उसके लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन मार्क है। इसलिए जो है आपको जो है आजादी दी जाती है कि आप जो है अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। ठीक है, लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी चुनने का भी अधिकार किसमें है, आर्टिकल 21 में। सोने का भी अधिकार किसमें आपको, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में। और भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 21 में। तो आइए समझते हैं कि उस प्रावधान को क्यों जरूरी था, उस पर क्या कोई ऐसी बात विवाद थी जिसके चलते इसको जो है शामिल करना पड़ा। तो याद रखेंगे एक मेनका गांधी के वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट का केस हुआ था आर्टिकल 21 के लेके। तो उन्होंने बहुत ही ऐसी तर्क दिया था कि ऐसा क्यों है, ये भी तो लाइफ का ही पार्ट है। देखिए, अगर आप सुसाइड करते हैं तो ये कानूनन जो है जुर्म है। जुर्म कब है, क्योंकि सरकार ने बोला है कि गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी प्राप्त है। अगर आपको जीने का अधिकार दिया गया तो आपकी मृत्यु जो है वो गरिमापूर्ण हो यानी नेचुरल टाइप से हो, तभी जो है उसको मृत्यु माना जाएगा। अगर सुसाइड आप करते हैं तब उसको जो है कानूनन अपराध इस श्रेणी में रखा गया। ये 2018 में स्टेटमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो याद रखें गरिमापूर्ण मृत्यु का जो अधिकार है वो आपको मिला हुआ है, यानी आप जो है आपकी मृत्यु भी जो होगी वो गरिमापूर्ण तरीके से होगी यानी नेचुरल डेथ होगी, तभी जो है वो आपको सही माना जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी डेथ होता है, सुसाइड करते हैं आप, तो वो कानूनन अपराध है। ठीक है, बाकी मर्डर तो ये अपराध है ही। ठीक है, सोने का अपराध में जीवन साथी चुनने का भी अधिकार जो है दिया गया है आर्टिकल 21 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आर्टिकल 21 में सबसे इंपॉर्टेंट है जीवन साथी चुनने का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। उसके बाद इसी में याद रखेंगे सोने का अधिकार। ठीक है, और सुसाइड अगर आप करते हैं तो वो उसको भी अपराध माना जाएगा आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 21। तो वीडियो जब खत्म हो तो दो आर्टिकल जो आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को दोबारा से उतने ही ड्यूरेशन के लिए आप चला के एक बार देख लीजिएगा, ताकि जो है दोबारा से आपको इसके दिमाग में जो है कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात ना आए। ठीक है, याद रखेंगे। अब जो है आर्टिकल 21 जो है पहले इमरजेंसी केस में इसको भी लागू किया जाता था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन कर दिया गया। और 44वें संविधान संशोधन में जो है आर्टिकल 359 के तहत, ठीक है, संशोधन करके ये निर्धारित कर दिया गया कि आर्टिकल 21 में जो है दैहिक स्वतंत्रता की आजादी है, तो ये जो है इमरजेंसी के केस में जो है इसको निरस्त नहीं किया जाएगा। यानी ये दो आर्टिकल जो आपके बने रहेंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है आपके हमेशा के लिए बने रहेंगे। अगला है हमारा पॉइंट आर्टिकल 22 यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। कोई व्यक्ति को कोई पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो उसे अरेस्ट क्यों कर रही है, पहले उसकी इंफॉर्मेशन देगी। लेकिन पर्सन चाहे तो पुलिस से ये मांग कर सकता है कि उसका अरेस्ट वारंट है या नहीं है। अगर अरेस्ट वारंट है तो वो पुलिस के साथ जा सकता है, अन्यथा जाने से मना कर सकता है। लेकिन कुछ केस में एक्सेप्शन है, अगर पुलिस चाहे तो पूछताछ के बिना पे आपको गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन आप पे कोई केस फाइल नहीं कर सकती है, कोई केस फाइल नहीं कर सकती है। ठीक है, जब तक विक्टिम का नाम नहीं दिया गया हो उसमें। ठीक है, यानी विक्टिम का नाम यानी हाँ सस्पेक्ट अगर है तो सस्पेक्ट के बिना पे आपको अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन आप दोषी हैं कि नहीं है ये कौन प्रूव करेगा, ये प्रूव करेगा कोर्ट। तो मैंने आपको बोला ना कोर्ट, लेकिन इस दोष को प्रूव करने के लिए उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट में हाजिर करना पड़ेगा। जब वो व्यक्ति कोर्ट में जाएगा तो उसके पास एक अधिकार रहेगा कि वो अपने हिसाब से वकील चुन सकता है अपने केस को जो है लड़ने के लिए। तो याद रखेंगे अरेस्ट से पहले जो है यानी प्रोटेक्शन दिया गया ना कि आपको मतलब ऐसा नहीं कि अरेस्ट करके गोली मार दिया, जैसे होता है ना कि अगर मान लीजिए कि एनकाउंटर हो गया, तो जब तक आप कोई केस में इन्वॉल्व नहीं है या फिर आप भागे हुए मुजरिम नहीं है, तब तक ये वाला एनकाउंटर वाला केस नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटेक्शन है। जेल में गए हैं, जेल में आपका मर्डर नहीं हो सकता, हैबियस कॉर्पस होता है ना। हाँ, लेकिन ये सारी आजादी आपको है, लेकिन अगर आप किसी शत्रु देश के हैं यानी कोई टेररिस्ट है तो टेररिस्ट को फिर ये सब नहीं है। ये सब इसमें से कोई जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस ये नहीं समझा जाएगा, लेकिन शत्रु देश के निवासियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये है आर्टिकल नंबर 22। अगला आर्टिकल देखेंगे, आर्टिकल है 23। 23 क्या कहता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि आपके साथ कोई जो है ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता, आप किसी को जबरदस्ती काम पे नहीं रख सकते। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकता, आप किसी को जबरदस्ती जो है काम पे नहीं रख सकते। तो काम पे नहीं रख सकते इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वर्कर है, अगर वो अपनी स्वेच्छा से काम कर रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काम करने से मना कर रहा है
यानी वो वैसे उसे काम करवाया जा रहा है जो उसे काम करने की इच्छा नहीं है उसमें, उसके लिए वो परिपक्व नहीं है, तो आप उसे जबरदस्ती यानी फोर्सफुली वो जो है काम नहीं करा सकते। अगर वो केस कर देता है, यानी वो अगर आपके विरुद्ध एफआईआर कर देगा, तो फिर जो है कंपनी के खिलाफ जो है अच्छा खासा केस बन जाता है। ठीक है, तो आप जो है इसको, क्योंकि फोर्सफुली आप कोई काम नहीं करा सकते मर्जी के बिना। ठीक है, ट्रैफिक, ह्यूमन ट्रैफिक मतलब मानव तस्करी नहीं करा सकते किसी का। मानव तस्करी मतलब सेल, खरीद फरोख्त नहीं हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे इसी फोर्स लेबर में जो है, याद रखेंगे आर्टिकल 24 के तहत जो है ये प्रावधान किया गया है कि पूरी तरह से जो है चाइल्ड लेबर बैन है। चाइल्ड लेबर बैन है कितने साल तक? 14 साल की उम्र तक के बच्चों को जो है आप फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, क्योंकि 6 साल से लेकर 14 साल तक की कंपलसरी एजुकेशन का इसको इनको राइट प्राप्त है। मैंने आपको पहले ही बताया था, वो आए आर्टिकल के साथ। ठीक है, तो ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 कुछ खास नहीं है। आर्टिकल 23 में है प्रोविजन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, और आर्टिकल 24 में मैंने आपको बताया कि प्रोविडेंस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्री बिलो द 14 ईयर एज ओल्ड, यानी 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अगर आप उसे जो है फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। तो ये आर्टिकल एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के प्रति स्वतंत्रता। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अगर आपको है तो आप फ्री पोजीशन यानी प्रैक्टिस एंड द प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी आपके पास ये आर्टिकल 25 के तहत ये अधिकार है। आर्टिकल 25 के तरह ये के तहत आपको अधिकार है कि आप जो है आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म का आप जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को जबरदस्ती जो है उसमें इन्वॉल्व होने के लिए नहीं बोल सकते कि वो जो है आपके धर्म का प्रचार प्रसार आपके कहने पर करे। अगर उसकी स्वच्छता है तो स्वच्छता से अगर वो करता है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, उसे किसी सामाजिक सुरक्षा का जो है खनन नहीं होता हो, यानी हनन नहीं होता। अगर उससे जो है कोई सामाजिक अवहेलना आती है, यानी समाज में उसके प्रति गलत अवधारणाएं आ जाती है, तब जो है आपको गलत माना जा सकता है। तो आपको पूरी तरह से प्रचार प्रसार करने की आजादी है धर्म की, लेकिन आप जो है उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते, यानी किसी को जबरदस्ती उस पर थोप नहीं सकते। यानी इसका एक ही है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये रखिए, धर्म परिवर्तन, यानी जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। आप प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन ये आप नहीं करवा सकते। ठीक है, हाँ, धर्म अगर कोई आप मानते हैं, अगर धर्म में अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई घटना होती है, यानी स्वास्थ्य संबंधित कोई व्यक्तित्व आता है, तो आप उसे धर्म के प्रति रखकर जो है उसे स्वास्थ्य संग्रह, अगर जो किसी को कोई स्वास्थ्य खराब हुआ है तो आप उसको धर्म से बांध के नहीं रख सकते। ठीक है, कि वो इस धर्म का है तो उसका ऐसे इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अगला है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स का मतलब ये धार्मिक मामलों में जो है अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोविजन है, ठीक है, तो उसमें जो है स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, स्टेट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन आपको अगर रिलीजियस अफेयर्स है कि धर्म संस्था बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई आपको पाबंदी नहीं है। लेकिन धार्मिक मामलों में जो है अगर कोई अपनी स्वेच्छा से कोई धार्मिक परंपरा चलती आ रही है, परंपरा, तो स्टेट का ये कर्तव्य है, ठीक है, कि इस धार्मिक परंपरा को वो बनाए रखे और साथ में उसकी मदद भी करे धार्मिक परंपराओं को मानने के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कर सकती कि कोई भी व्यक्ति इस चीज को कह के ये मना नहीं कर सकता है कि ये किसी धर्म विशेष के लिए स्थल है। ठीक है, ये किसी धर्म विशेष के लिए स्थल है, तो वो जो है उसी धर्म के प्रति ही माना जाएगा। ये उसके लिए ये आजादी है। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म के लिए कोई अगर टेम्पल है तो वो हिंदू धर्म के लिए है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये परंपरा है तो इसको स्टेट को भी इसको माननी पड़ेगी। लेकिन कोई यूनिवर्सिटी है, कोई शैक्षणिक संस्थान है, अगर वो शैक्षणिक संस्थान स्टेट द्वारा बनाया गया है, स्टेट द्वारा समझते हैं मतलब जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया, तो वहां इस बात पे भेदभाव नहीं किया जा सकता कि यहाँ पे केवल इसी धर्म के व्यक्तियों को पढ़ने की इजाजत है। ठीक है, ये ऐसा केस हुआ था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, क्योंकि उसमें नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो कुछ लोगों का कहना है कि वो मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी है। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नहीं, क्योंकि इसमें पैसा जो है सेंट्रल का लगा है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए जो है इसमें सबको पढ़ने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म विशेष से संबंधित हो। आर्टिकल 27 क्या कहता है? द फ्रीडम एज अ पेमेंट फॉर द टैक्सेस प्रमोशन एनी पार्टिकुलर रीजन, यानी 27 क्या कहता है कि धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता है। यानी इसमें जो है आपको विशेष रूप से प्रचार प्रसार करने के लिए नागरिकों से चंदा मांगने का आपको अधिकार नहीं है। जैसे आपके ना चंदा मांगा जाता है, गाड़ियां घेर के, मतलब गाड़ियों को रोक के, पूजा आने वाला है, मुहर्रम आने वाला है, ये सब मंदिर बनवाना है, ठीक है, मस्जिद बनाना है, इसका चंदा मांगने का अधिकार नहीं है किसी को, चंदा मांगने का अधिकार नहीं है। हाँ, कोई अगर स्वच्छता से दे रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है आजादी है, आप टैक्सेस ले सकते हैं, नहीं चंदा ले सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी से जोर जबरदस्ती करके आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं, अगर वो कोर्ट में चला जाता है तो फिर आपके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, अगला है देखेंगे, अगला है 28। याद रखेंगे ये प्रोविजन जो है केवल उनके लिए किया गया है जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं। जैसे मान के चलिए कोई धर्म विशेष से संबंधित कोई शैक्षणिक संस्था है, ठीक है, कोई धर्म विशेष से संबंधित कोई शैक्षणिक संस्था है, ठीक है, तो उसमें वो चाहे तो अपने धर्म से संबंधित व्यक्तियों की ही नियुक्ति कर सकता है। ठीक है,
वो चाहे तो अपने धर्म से संबंधित व्यक्तियों की ही नियुक्ति कर सकता है। इससे वो सरकार का कोई अवहेलना नहीं होगा या फिर कोई उसमें सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा, यानी स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करेगी। लेकिन कोई संस्था स्टेट के द्वारा निर्मित किया गया है यानी बनवाया गया है, तो उसमें जो है ये कंडीशन लागू नहीं होगा, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, अगर स्टेट के द्वारा बनवाया गया है, स्टेट के संचित निधि से बनवाया गया है, तो उसमें जो ये कानून लागू नहीं होगा। हाँ, अगर किसी एनजीओ ने बनवाया है या किसी धार्मिक संगठन ने बनवाया है उसको, तो फिर उसमें ये लागू होता है कि वो चाहे तो अपने धर्म से संबंधित व्यक्तियों को भी उसमें जो है नौकरी दे सकती है या फिर शिक्षा दे सकती है। याद रखेंगे, अगला आर्टिकल्स आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है स्पेशली किसके लिए है? माइनॉरिटीज के लिए। तो इसमें आप रखेंगे आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 30 है। ठीक है, आर्टिकल 19 और 29 और 30। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धार्मिक संस्था है तो वो चाहे तो अपनी भाषा से संबंधित यानी अपनी लिपि से संबंधित, ठीक है, और अपनी संस्कृति से संबंधित इसको बरकरार रखने के लिए वो चाहे तो उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से अपना संस्कृति चुन सकती है, अपना भाषा और ज्ञान, ज्ञान मतलब जिस लैंग्वेज में चाहे वो पढ़ाई कर सकती है, यानी उसके पास एजुकेशनल राइट है। वैसा उसकी वैसी अगर संस्कृति है, जैसे हिंदू की संस्कृति अलग है, मुस्लिम की संस्कृति अलग है, तो इसलिए जो इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए जो इसको अलग कर दिया, जैसे अगर कोई मुस्लिम है तो उसको उर्दू में पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल उर्दू में पढ़ सकता है, उनकी लिपि उर्दू होनी चाहिए तो भी उर्दू में पढ़ सकता है, फारसी होती है लिपि, फारसी में भी पढ़ सकता है, कोई इशू नहीं है। उसकी संस्कृति से संबंधित जो भी कानून है वो उस पर लागू होंगे। लेकिन हाँ, उस संस्था में प्रवेश के लिए भेदभाव किया जा सकता है क्योंकि जो है वो संस्था उसी से संबंधित है, तो फिर हाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 30 है। आर्टिकल 30 क्या है? राइट ऑफ द माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसमें कहने का मतलब क्या है कि ये जो कोई धार्मिक संस्था है, ये जो कोई धार्मिक संस्था है, अगर कोई शिक्षण संस्थान वो अगर एस्टेब्लिश कर रही है तो वो चाहे तो उसका प्रशासन का अधिकार भी उसी के पास रहेगा कि वो जो शिक्षण संस्थान है उसमें प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, उस पर पूर्णतः अधिकार किसका रहेगा? जिस संस्था के द्वारा उसको एस्टेब्लिश किया गया हो। तो स्पेशली ये किसके लिए है? माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, जैसे मदरसा होता है तो मदरसा के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। ठीक है, तो वो चाहे तो इस हिसाब से अपने आप को अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उसको चला सकते हैं। लेकिन हाँ, उस एडमिनिस्ट्रेशन के चलते इसके अलावा यानी आर्टिकल 30 के अलावा किसी अन्य आर्टिकल का प्रभाव जो है किसी व्यक्ति विशेष का हनन न करवाता हो, उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन चला सकती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे आर्टिकल 30। देखिए आर्टिकल 31 जो है आपको पता है, आर्टिकल 31 डिलीट कर दिया गया था भारतीय संविधान से। तो भारतीय संविधान से इसको डिलीट कब किया गया था? याद रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो जो है आर्टिकल 31 जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी प्रॉपर्टी के जो राइट है, उस प्रॉपर्टी के राइट को फंडामेंटल राइट से हटाकर इसमें जोड़ दिया गया, लीगल राइट में जोड़ दिया गया, और उसके लिए एक प्रावधान कर दिया गया आर्टिकल 31(1)(a) के तहत। ठीक है, लीगल राइट का मतलब क्या होता है कि आपको कानूनी तौर पे अधिकार है, यानी विधि के समक्ष आपको अधिकार है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन स्टेट चाहे तो वो आपकी प्रॉपर्टी का एक्वायर कर सकती है, लेकिन वो कारण बताएगी कि आपकी प्रॉपर्टी क्यों ली जा रही है, यानी आपकी प्रॉपर्टी क्यों छीनी जा रही है, उसके बदले आपको कुछ मुआवजा भी देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो भूमि अधिग्रहण कानून है वो इसी के तहत आया हुआ है। तो आप 31 समझ चुके हैं। हमारे पास लास्ट बचता है आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आर्टिकल जो है ये पूरे के पूरे जो हमारे पास फंडामेंटल राइट जो 14 से लेकर 31 तक के फंडामेंटल राइट, 31 तो है नहीं, 14 से 30 ही मानिए, 14 से 30 के तक जो है फंडामेंटल राइट है, उनको जो है ये गारंटी देता है। गारंटी मतलब समझते हैं ना, ये कि गारंटी दिया जा रहा है किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। और इसका जो निहित किया गया है किसमें? 32 में। अगर हाँ, अगर स्टेट के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है तो आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आता है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जो चाहे तो उस कानून पर रिट जारी कर सकती है आर्टिकल 361 के तहत। जब उसका रिट जारी करेगी तो जितना कानून जो है मौलिक अधिकारों का हनन करता होगा उस कानून का जो है निलंबन कर दिया जाएगा, उस कानून का निलंबन कर दिया जाएगा, बाकी का कानून जो है वो बरकरार रखा जाएगा, बाकी कानून जो है बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आर्टिकल 32 समझ में आ गया आपको। आर्टिकल जो 33 है वो सिंपली रिलेटेड है आर्म फोर्सेस से, इससे रिलेटेड है आर्म फोर्सेस से, आर्टिकल 32, 33 और आर्टिकल 34। तो आर्म फोर्सेस से संबंधित क्या है कि अगर कोई सैनिक बल या अर्धसैनिक बल है तो उनका जो है मौलिक अधिकार जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है, सैन्य सुरक्षा कानूनों के तहत जो उसमें कार्य कर रहे हैं, तो उनके मौलिक अधिकार का जो है चाहे तो जो सैन्य कानून है उसके तहत उन पर प्रतिबंधित उनको किया जा सकता है, उनको जो है प्रतिबंधित उनसे किया जा सकता है। तो आर्टिकल 33 संबंधित है आर्म फोर्सेस से, और आर्टिकल 34 भी जो है वो भी संबंधित है आर्म फोर्सेस से। सपोज अगर कहीं आर्म फोर्सेस एक्ट है यानी कहीं पे जो आसपा लग गया हो, समझते हैं ना, आसपा यानी जहाँ पे फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 लग गया हो, तो वहां जो है फोर्स के पास ये पावर आ जाता है, फोर्स के पास क्या पावर आ जाता है कि वो व्यक्ति के कुछ मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। जैसे
जैसे मान लीजिए चलिए आस्फा लगा हुआ है किसी स्टेट में, किसी राज्य में, क्या किसी क्षेत्र में, तो उस टाइम क्या है कि मतलब बिना किसी कानूनी नोटिस के जो है आपसे पूछताछ करने के लिए आपको बुलाया जा सकता है, या फिर पुलिस आपके घर जा सकती है पूछताछ करने के लिए। आप कभी भी जो है आपको बुलाया जा सकता है। आप इसके लिए जो है ये नहीं बोलेंगे कि ये मेरे मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो नहीं माना जाएगा। यानी फुल पावर किसके पास रहता है? आर्म फोर्सेस के पास। याद रखेंगे आर्टिकल 34 है। आर्टिकल जो 35 है, आर्टिकल 35 में बहुत सारे प्रावधान हैं जो स्टेट के लिए किए गए हैं। इसमें से हम एक आर्टिकल समझते हैं, आर्टिकल 35(1), क्योंकि ये आर्टिकल 35 से लेके 35(a) से लेके 35(f) तक है, जिसमें बहुत सारे स्टेट के लिए जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। स्पेशल प्रोविजन का मतलब क्या है कि स्पेशल अधिकार दिए गए हैं। इसमें से आर्टिकल 35(a) को समझते हैं, कभी समय मिलेगा तो इसमें आर्टिकल 35 के जो वो सभी प्रावधान है जो सभी स्टेट से संबंधित है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो आर्टिकल 35(a) में क्या किया गया है कि जैसे मान के चलिए कि आर्टिकल 35(a) में नहीं था कि जम्मू कश्मीर के पास जो है ये विधानसभा होगी और उसको अधिकार रहेगा कि वहाँ के कोई अस्थायी नागरिक होंगे, यानी डुअल सिटीजनशिप की व्यवस्था हो जाती थी इसके तहत। तो अब जो हालांकि खत्म कर दिया गया है, तो अब जो है सभी लोग जो है वो भारत के ही नागरिक कहलाएंगे, लेकिन पहला 35 के तहत उनको पावर दिया गया था, उनका अपना झंडा हो सकता है, ऐसा था प्रावधान उसमें। छात्रवृत्ति अधिग्रहण इसमें जो है केवल उसी लोगों को मिलेगा जो वहाँ के अस्थायी मूल निवासी होंगे। और भी ऐसा कानून था कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो विधायिका का निर्णय लेने से पहले उसको चुनौती नहीं दी जाती। बहुत सारा अपना सेल्फ कानून बनाया जा सकता था इसमें। तो अब हालांकि ये खत्म कर दिया गया, तो इसको हम डिटेल्स में किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, आर्टिकल 35(1) से लेकर आर्टिकल 35(f) तक। सिक्किम का भी कुछ प्रावधान है इसमें, अरुणाचल के लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, तो इसके लिए हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे आपको भाग 4 के बारे में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का जो आधा हिस्सा है वो है भाग 4 में, जिसको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिखे गए हैं। भाग 4 में अगर इसका हनन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते, लेकिन भाग 3 वाले का हनन होता है तो आप न्यायालय में जा सकते हैं। तो मिलते हैं कल 9 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।